हेलो फ्रेंड्स, योर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। तो देखिए एसएससी जीडी का अगर आपका एग्जाम होने वाला है या एसएससी एमटीएस सीएचएसएल रेलवे के कोई भी एग्जाम जैसे एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ कांस्टेबल अग्निवीर आल पुलिस एग्जाम्स जहाँ भी कंपटीटिव एग्जाम्स में जीके पूछे जाते हैं वनडे कंपटीटिव एग्जाम्स में उन सभी भर्ती के लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। इस वीडियो में हम जीके के टॉप 50 प्लस 50 से अधिक प्रश्नों को हम आपको दिखाएंगे, मतलब आपको बताएंगे, और एक प्रश्न से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उसको सभी को हम इस वीडियो में बताएंगे। तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, 5 स्टार प्रश्न, 5 स्टार रेटिंग। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? यह एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। यह देखिए आपको बताएंगे। तो रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। इसका ट्रिक हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड अलर्ट रहता है। देखिए हम यहाँ से देखिए जो भी डिस्कशन है इसका लिख दिया है ताकि देखिए डिस्कशन, देखिए यहाँ पे लिखा है ट्रिक, भारत और पाकिस्तान का संबंध सही नहीं है। ट्रिक हमारा है कि जैसा कि जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध नहीं है, संबंध सही नहीं है। बॉर्डर हमेशा रेड अलर्ट पर रहता है। भारत का जो बॉर्डर है वो हमेशा रेड अलर्ट पर होता है, क्योंकि पाकिस्तान के समर्थ हमेशा आतंकवाद या घुसपैठियाँ होती रहती हैं। तो इसके लिए भारत और पाकिस्तान का संबंध सही नहीं है और बॉर्डर हमेशा रेड अलर्ट पर रहता है। रेड अलर्ट का मतलब हो गया, अर्थात भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा। रेड अलर्ट रेड क्लिफ, रेड अलर्ट रेड क्लिफ, रेड अलर्ट रेड क्लिफ। देखिए दोनों मिल गया ना। और इसके बाद देखिए एक प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? तो भारत और चीन के बीच में एक मोहर रेखा है। देखिए इसका ट्रिक क्या है, भारत के लोग चीन के सामान को पसंद करते हैं। भारत में जैसा कि जानते हैं कि सबसे ज़्यादा चीनी प्रोडक्ट यूज होता है, जैसे इंडियन के बाद भारत में तो भारतीय सामान यूज होता है। इसके बाद दूसरे में सबसे ज़्यादा चीन का, जैसे मोबाइल हो गया, ये सब कुछ सस्ता पड़ता है। तो भारत के लोग चीन के सामान को पसंद करते हैं। चीन अर्थात चीन से मिलजुल कर रहते हैं। कहने का मतलब है कि भारत के लोग चीन को पसंद करते हैं, चीन के सामान को पसंद करते हैं, चीन से मिलजुल कर रखते हैं, अच्छा संबंध रखते हैं। अर्थात मैकमोहन रेखा किससे हो जाएगी? तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य स्थित हो जाएगी। आपको यह ट्रिक कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि यह ट्रिक आपको अच्छी लगी या नहीं। और तीसरा पूछा जाता है कि डुरंड रेखा भारत अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। इन तीनों रेखाओं के अलावा इनसे ज़्यादा इन तीनों रेखाओं से बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी एसएससी जीडी का एग्जाम 4 फरवरी से 25 फरवरी के बीच हुआ, उसमें भी आप देख सकते हैं कि ऐसे ही प्रश्न पूछे, इन्हीं 3 रेखाओं से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अब हम आ जानते हैं नेक्स्ट आगे, बाबर ने निम्न में से किस युद्ध को नहीं लड़ा था? तो बाबर ने बताना है कि बाबर ने किस युद्ध को नहीं लड़ा था। क्या पानीपत का प्रथम युद्ध? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जानते हैं कि 1526 ईस्वी में हुआ था। खानवा का युद्ध, चौसा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध बाबर ने नहीं लड़ा था। देखिए इसका फैक्ट समझिए, बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, बाबर ने 5 लड़ाइयाँ लड़ी थी और बाबर सभी युद्ध में विजयी हुआ था। बाबर ने 5 युद्ध लड़ा था। इसका ट्रिक है पान खा चल घर, यानी पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। लेकिन बाबर सिर्फ पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ। और देखिए बाबर ने दूसरी लड़ाई लड़ी थी खानवा का युद्ध, और तीसरी लड़ी थी घाघरा का युद्ध, चौथी लड़ी थी चंदेरी का युद्ध। देखिए यहाँ से ट्रिक हो जाएगा। तो ये 26 में लड़ी गई, ये 27 में लड़ी गई, ये 1528 में लड़ी गई, ये 1529 ईस्वी में लड़ी गई थी। ये देखिए यहाँ पे ये सभी अगर पूछा है खानवा का युद्ध बाबर ने कब लड़ा था? तो 1527 ईस्वी में। घाघरा का युद्ध 1528 ईस्वी में। चंदेरी का युद्ध 1529 ईस्वी में। बाबर सभी युद्ध में विजयी हुआ था। तो देखिए जीके की तैयारी करने के लिए आप चैनल का कम्युनिटी पोस्ट भी देखें। डेली हम 7 AM पे एक कम्युनिटी पोस्ट डालते हैं, तो उसे भी आप जरूर देखा करें और वोट किया करें। और देखिए हमारे चैनल का लोगो है, आपको वीडियो कितनी हेल्पफुल लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखिए इससे पहले देखिए हम 2 वीडियो अपलोड किए। देखिए चैनल पे 4 सप्ताह पहले 100 यहाँ पे टॉप 100 जीके का क्वेश्चन को, इसी प्रकार के प्रश्नों को कवर किए थे, जो एसएससी जीडी एनटीपीसी ग्रुप डी ऑल वनडे कंपटीटिव एग्जाम्स, एमपी पुलिस, बिहार पुलिस, ईपी पुलिस सहित ऑल वनडे कंपटीटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल थी। और अभी देखिए 3 दिन पहले चैनल पर अपलोड किया ये वीडियो, ये 18 मिनट की 19 मिनट की वीडियो, इसमें भी टाइप 50 प्रश्नों को कवर किए। तो इस वीडियो को जाकर जरूर देखें और आप लोग सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि देखिए नया यूट्यूब चैनल पर इस पर अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो इस सीरीज को चलाने का कोई मतलब नहीं। क्योंकि देखिए क्वेश्चन को अरेंज करिए, फिर टाइपिंग करिए, फिर रिकॉर्ड करिए, फिर अपलोड करिए, फिर थंबनेल बनाइए, बहुत टाइम लगता है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करें। अभी हाल ही में हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ है, तो आप चैनल पे जो भी ऐड आता है उससे 2 मिनट तक जरूर देखा करें। जो भी वीडियो पे ऐड आता है उससे 2 मिनट तक जरूर देखें, जिससे थोड़ा सा हमारे चैनल का ग्रो हो पाए। नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए हम इस सीरीज, ये जो सीरीज चलाई जा रही है सिलेक्शन सीरीज है, उसी श्रृंखला में तीसरी सीरीज है। इससे पहले 2 वीडियो दिखा दिए। देखिए ये फर्स्ट वाली सीरीज और ये सेकंड सीरीज, और ये सीरीज नंबर 3 है। ये सिलेक्शन सीरीज है। आपका एग्जाम होने वाला है, उस टाइम आप चाहिएगा तो अंतिम से 15 से 20 दिन इस वीडियो को, सभी सीरीज को दिख जाइएगा, आपको बहुत ही हेल्प होगा। ये रिवीजन के काम पे करेगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी एसएससी जीडी में हर शिफ्ट में पंचवर्षीय योजना से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके फैक्ट को कवर करते हैं। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो क्वेश्चन पूछेगा पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो 1951 ईस्वी में। कब से कब तक चली? प्रथम तो ये चली थी 1519 से 1556 ईस्वी थी, क्योंकि 5 वर्षों की योजना थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 ईस्वी तक चली थी, जो मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर आधारित थी। प्राथमिक क्षेत्र क्वेश्चन देता है कि कृषि पर, प्राथमिक क्षेत्र मतलब कि कृषि। क्वेश्चन पूछता है कि कृषि पर आधारित कौन सी योजना थी? प्रथम योजना। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर बल दिया गया था? कृषि पर। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हैरेड डोमर मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हैरेड डोमर
मॉडल पे आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। और उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे गुलजारी लाल नंदा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए ये अच्छे प्रश्न हो जाते हैं, ऐसे प्रश्न अगर पूछेगा तो स्टूडेंट वहाँ पे फंस जाते हैं, तो इसे आप जरूर याद करें। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उस समय के उपराष्ट्रपति थे गुलजारी लाल नंदा और राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हरित क्रांति वर्ष 1956 में शुरू हुई थी और तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय हुई थी। क्वेश्चन पूछा कि हरित क्रांति की शुरुआत भारत में कब हुई थी? तो 1965 ईस्वी में। उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो उस समय तीसरी पंचवर्षीय योजना थी जिसका समय था 1961 से 1966 ईस्वी। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे, अर्थात तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री। और भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए SSC GD में ऐसे ही प्रश्न पूछे गए और रेलवे के ग्रुप डी और NTPC RPF कांस्टेबल के एग्जाम्स में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो वो थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसके बाद ये फैक्ट को कवर करते हैं। तो देखिए फैक्ट इसका हम देखिए ये सभी देखिए हम टाइपिंग किए हुए, तो आपको टाइपिंग अगर पसंद है, मेहनत पसंद है, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, अगर 1 के व्यू आप इस वीडियो को पहुंचा देंगे तो इस सीरीज को जारी रखा जाएगा। अगर आप लोग नहीं लाइक करेंगे तो देखिए इससे पहले हम 4 सप्ताह पहले जीके का अपलोड किए हैं वीडियो, अगर आप लोग नहीं इसको अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो इस सीरीज को हम बंद कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन को अरेंज करना, फिर इकट्ठा करना, फैक्ट को कवर करना बहुत टाइम लगता है, तो इसे आप जरूर लाइक करें। भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना, सॉरी तीसरी बता दिए क्या? हाँ तीसरी बता दिए, सॉरी चौथी पंचवर्षीय योजना सही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना के समय इंदिरा गांधी के नेतृत्व में शुरू की गई थी। भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक चली थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ाना था। क्वेश्चन पूछेगा कि आत्मनिर्भरता को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बल दिया गया था, बढ़ावा दिया गया था? तो वो थी चौथी पंचवर्षीय योजना। भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भारत की अभी तक यानी कि 2025 तक, अभी हम वीडियो बना रहे हैं कब? तो वीडियो बना रहे हैं 16 फरवरी 2025 को। तो 16 फरवरी 2025 तक अभी तक भारत की एकमात्र और पहली प्रधानमंत्री महिला है इंदिरा गांधी। इनके अलावा अभी तक भारत की कोई महिला प्रधानमंत्री नहीं बनी है। अपने कार्यकाल के दौरान भारत की आर्थिक नीतियों को आकार देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार पर भी ध्यान दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कहता है कि संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? देखिए हम इसमें मिक्स प्रश्नों को कवर करते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इन सभी को। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है। देखिए भारत का संविधान 24 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया था। क्वेश्चन पूछा भारत का संविधान कब बनकर तैयार हो गया? तो 24 नवंबर 1949 ईस्वी को। इससे 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान को पूरे भारत में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 जिसे रिपब्लिक डे कहा जाता है, जिसे गणतंत्रता दिवस कहा जाता है, उसी दिन भारत में लागू हुआ था। भारत का संविधान दुनिया के किसी भी देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन पूछा है कि भारत किसी भी देश का विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो वह है अपना देश भारत का। भारतीय संविधान में संशोधन आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 79 यानी अनुच्छेद 79 भारत की संसद की स्थापना करती है, यानी भारत की संसद के बारे में बताती है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है, जिसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जुड़ा गया। मौलिक कर्तव्य पूछा किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है और मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से। क्वेश्चन पूछा कि मौलिक कर्तव्य का अनुच्छेद किसमें है? तो 51A में। इसे यह कब जोड़ा गया? तो यह जोड़ा गया था 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। बंगाल विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था? देखिए मॉडर्न हिस्ट्री पे हम लोग आ गए हैं। तो बंगाल विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था? यही प्रश्न बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो बंगाल विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था? वो था लॉर्ड कर्जन। देखिए भारत के तत्कालिक वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई और 16 अक्टूबर 1905 को इसे लागू कर दिया गया। वास्तविक कारण बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को कमजोर करना था। कर्जन के अनुसार विभाजन के बाद 2 प्रांत बंगाल पूर्वी और बंगाल और असम होंगे। 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। यह भी क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल का विभाजन कब रद्द कर दिया गया था? तो 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा बंगाल का विभाजन रद्द किया गया था। क्वेश्चन पूछेगा कि किसने लॉर्ड जैसे बंगाल विभाजन किसने किया? तो वो किया था 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने। वहीं 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था किसने? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। 1911 में ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। उस समय कौन था? तो वही था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। क्वेश्चन पूछता है कि भारत की राजधानी जब कलकत्ता से दिल्ली लाई गई तो उस समय
वही समय वायसराय कौन था, तो वो था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और प्ले लिस्ट जरूर चेक करें जिसपे हम मैथ रीजनिंग और देखिए रीजनिंग का देखिए आपको जिंदगी में आपको रीजनिंग वादा रहा कि देखिए वादा रहा लिखे भी हैं। आप अगर इन 2 वीडियो को देख लेते हैं सीटिंग अरेंजमेंट के, आप प्रश्नों को कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा, नए भी स्टूडेंट हैं। लेकिन देखिए आप लोग चैनल वीडियो को रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमको वीडियो बनाने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो जरूर देखा करें, कंटेंट अगर पसंद है तो इसे लाइक जरूर करें और प्यारा सा कमेंट जरूर किया करें। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। आपको बता देना कि अगर आप सीटिंग अरेंजमेंट की, क्योंकि देखिए एसएससी जीडी का या रेलवे का कोई भी एग्जाम्स हो, उसका सीटिंग अरेंजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेजेंट टाइम में सीटिंग अरेंजमेंट और ब्लड रिलेशन का वो A+B का अर्थ, ये भागा ई का अर्थ, यही सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसे आप जरूर देख कर जाएं, जरूर देखें, ये आपको वीडियो बहुत हेल्प, अगर वीडियो पसंद है तो इसे लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव स्टेशन नहीं है? तो कौन सा प्रथम वंदे भारत का ठहराव स्टेशन नहीं है? तो वो लखनऊ नहीं है। देखिए इसके फैक्ट को कवर कर लेते हैं। तो फैक्ट है, वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन, प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। प्रथम वंदे भारत दिल्ली और वाराणसी के बीच चली थी। प्रथम वंदे भारत जो चली उसे ट्रेन 18 भी कहा गया। इसका निर्माण 2018 में शुरू किया गया था। प्रथम वंदे भारत का 4 ठहराव स्टेशन है, नई दिल्ली, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी। देखिए रेलवे के एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस ट्रेन के रैक का निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा किया गया। क्वेश्चन पूछेगा, भारत की पहली गैर इंजन ट्रेन है, भारत की पहली गैर इंजन ट्रेन है, इसका किराया शताब्दी एक्सप्रेस से भी अधिक है। तो इसे फैक्ट को आप जरूर समझा करें। नेक्स्ट प्रश्न, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। तो स्वतंत्रता मेरा, अब इसके फैक्ट को कवर कर लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक को, देखिए स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा भारत का पूछेगा राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वह है वंदे मातरम। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो जनगण मन गण। किसने लिखा था? तो वो लिखे थे रविंद्रनाथ टैगोर ने। और देखिए राष्ट्रीय गीत यह प्रारंभ में उनकी पुस्तक आनंद मठ में प्रस्तुत थी। इसे 1950 में भारत की संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। क्वेश्चन पूछा कि राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है उसे संविधान भारत ने कब अपनाया? तो 1950 ईस्वी में। अब देखिए महात्मा गांधी ने नारा दिया था डू एंड डाई, डू या डाई यानी करो या मरो। भगत सिंह ने नारा दिया था इनकलाब जिंदाबाद, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सेरीकल्चर क्या रेशम से संबंधित है? विटीकल्चर क्या अंगूर की खेती से? एपीकल्चर क्या फूलों की? और विटीकल्चर क्या अंगूर से संबंधित है? तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं? तब आ जाइए हम इसमें देख लेते हैं। सेरीकल्चर, देखिए कभी कभी डायरेक्ट ऐसे देगा सेरीकल्चर किससे संबंधित? तो सेरीकल्चर रेशम से, ट्रिक हो जाएगा सेरी रेशम। देखिए सर इसमें भी है रस सेरी रेशम, इसे आप याद कर सकते हैं। तो सेरीकल्चर रेशम के कीड़ों का पालन से संबंधित है। मत्स्य पालन, देखिए कभी कभी मत्स्य पालन न देकर दे देगा हिंदी में लिख देता है पीसी कल्चर, हिंदी में लिख देगा, इंग्लिश में ना लिखकर हिंदी में लिखा। पीसी कल्चर किससे संबंधित है? तो मछलियों से संबंधित है। एपी कल्चर किससे संबंधित है? तो एपी कल्चर मधुमक्खियों के पालन से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? तो फल फूल सब्जियों की खेती से संबंधित है। और फ्लोरिकल्चर किससे संबंधित है? फूलों की खेती से संबंधित है। फूल की, इसमें फूल नहीं रहेगा, फूलों की खेती से। और विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। देखिए यह क्लास स्पेशली देखिए यह प्रश्न जो है, यह नेक्स्ट प्रश्न, यह देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 29/12/2024 का रियल प्रश्न है, आप जाकर देख सकते हैं। यह क्लास स्पेशली एसएससी जीडी रेलवे के ऑल एग्जाम्स और एलपी CBT2 NTPC ऑल वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जहाँ भी जीके पूछी जाती है उसके लिए चलाई जा रही है। तो इसे आप जरूर देखें। तो वाहनों के पार्श्व यानी कि साइड में उत्तल दर्पण क्यों लगाया जाता है? क्योंकि ये हमेशा क्या बनाते हैं? तो एक सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाहनों के साइड मिरर में कौन सा मिरर यूज होता है? तो वो होता है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? तो उत्तल दर्पण। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण सिंपल जान लीजिए कि उत्तल दर्पण जो है ना वो बड़ा वस्तु को छोटा दिखाता है, बड़ा को छोटा दिखाता है। जैसे कि देखिए कभी कभी साइड मिरर, जैसे कि देखिए आप बाइक तो चलाते होंगे, तो बाइक में देखते होंगे दोनों साइड में होता है, या 4 व्हीलर हो दोनों साइड में ऐनक होता है। तो जो छोटा सा ऐनक होता है ना उस साइड मिरर उसे ही कहा जाता है। तो वो कौन सा दर्पण होता है? तो उत्तल दर्पण होता है। वो देखिए बड़ा को छोटा करके दिखाता है। जैसे कि आप अगर गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, पीछे से अगर ट्रक आ रही है तो आप देखिएगा लेफ्ट वाले जब दाहिने साइड में, तो आप देखिएगा पीछे से ट्रक आ रही है, तो ट्रक कितनी बड़ी है? ट्रक तो बहुत बड़ी है। मोटरसाइकिल की तुलना में ट्रक बहुत बड़ी चीज़ है, बड़ी वस्तु है, लेकिन उसको छोटा कर देता है। और साइड मिरर में देखिएगा तो बिल्कुल दिखाएगा कि हाँ पीछे से ट्रक आ रही है, या पीछे से बस आ रही है, पीछे से जेसीबी आ रही है, कोई भी वस्तु आ रही है, हार्वेस्टर आ रही है, तो उतना बड़ा चीज़ को छोटा करके दिखाता है। इस चीज़ को आप ट्रिक से याद करें। इसका जस्ट अपोजिट होता है अवतल दर्पण क्या करता है? तो अवतल दर्पण छोटा वस्तु को बड़ा करके दिखाता है। जैसे कि उसको ज़्यादातर यूज करते हैं दांत के डॉक्टर। अब दांत बहुत महंगी चीज़ होता है, तो उसे दांत के डॉक्टर उसे यूज करते हैं और बड़ा करके देखते हैं। और जो हम लोग शीशा देखते हैं जिसमें चेहरा दिखाया जाता है वो समतल दर्पण होता है। तो अगर आपको ये वीडियो कितनी हेल्पफुल है, अगर आप इस सीरीज को जारी रखना, ये देखिए सीरीज नंबर 3 है। अगर आप इस सीरीज को जारी रखना चाहते हो तो इस सीरीज को कम से कम 1K आपको लाइक शेयर करके पहुँचाना है व्यू। अगर 1K जिस दिन पहुँच जाएगा, इसका नेक्स्ट सीरीज नंबर 4 भी अपलोड हो जाएगा। तो
आप वीडियो को जरूर रिस्पॉन्स करें। पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। देखिए हमारे चैनल का लोगो आरके रोजगार स्टडी, और देखिए प्रेजेंट टाइम में इतने वीडियो हैं और इतने सब्सक्राइबर हैं हमारे, और आप जाकर देख सकते हैं। देखिए एसएससी जीडी का देखिए डीबीपीएसटी एग्जाम सब कुछ हम देखिए, तो एसएससी जीडी के लिए भी बहुत ही प्रीवियस ईयर प्रश्न का सोल्यूशन दिए थे, तो इसे जरूर देखें। यह वीडियो आपको कितनी हेल्पफुल लगी। अगर आपका एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है तो आप यूट्यूब पर सर्च करिए कि एसएससी जीडी पे एग्जाम कैसे पेपर पूछे जा रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट का मानना है कि प्रीवियस ईयर 2024 के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उसके लिए देखिए आप अगर एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि जानते हैं कि 4 फरवरी से 25 फरवरी के बीच एग्जाम हो रहा है, तो अगर आप एग्जाम देने वाले एसएससी जीडी का, तो प्रीवियस ईयर प्रश्नों का मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके का सभी का देख लीजिए जाकर। कुछ मत करिए, प्लेलिस्ट में जाएगा और लास्ट के स्क्रॉल करके नीचे आकर अंतिम के 5 वीडियो को देख लीजिएगा जरूर, क्योंकि जो वीडियो अंतिम में है ना, उन वीडियो को हम ज़्यादा फास्ट किए हैं, ट्रिक ज़्यादा किए हैं। क्योंकि जो वीडियो स्टार्टिंग होगा उसका होता सकता है कि वो वीडियो 40-50 मिनट की, तो आपको बोरिंग लगे, लेकिन लास्ट के अंतिम को 5 वीडियो को देखिएगा तो एकदम टाइम मैनेजमेंट में है। मैथ के जो अंतिम के 5 वीडियो होंगे वो 25 मिनट में होंगे कंप्लीट सोल्यूशन पूरा प्रीवियस ईयर का। रीजनिंग के 20 मिनट में कंप्लीट होंगे, हिंदी के 10 से 15 मिनट में कंप्लीट होंगे, जीके के 15 मिनट में कंप्लीट होंगे। तो वीडियो आपको कितनी हेल्पफुल लगी आप जरूर बताइएगा। अगर इस सीरीज को जारी रखना चाहते होंगे तो प्यारा कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। वीडियो पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप इस वीडियो का अगर 1 के व्यू यानी कि 1000 व्यू अगर आप पहुंचा देते हैं तो आपको नेक्स्ट सीरीज जरूर तुरंत मिल जाएगी। तो आपके ऊपर है कि आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।